नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आप तक सेहत से जुड़ी अहम मालूमात सिंपल और इजी लैंग्वेज में पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसकी शिकायत हर किसी को होती है, डायबिटीज़। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली क्या होती है, क्या सिम्टम्स है, क्या क्या स्टेप्स लोगों को लेना है इसे प्रिवेंट करने के लिए, एंड कैसे आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज मौजूद है ओलिव हॉस्पिटल्स, नानाल नगर, हैदराबाद के जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजा रमेश। तो आइए चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और इस ज़रूरी मालूमात के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। मैं डॉक्टर राजा रमेश हूँ। ये डायबिटीज़ सिर्फ ये शुगर का बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ बोले तो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ पेशेंट को सिर्फ कंटिन्यू शुगर मॉनिटर करते रहना, उससे कोई फ़ायदा नहीं रहता। मेन लाइफस्टाइल चेंजेस रहना। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब वो डाइट पे फोकस करना, एक्सरसाइज करना और ट्रीटमेंट जो है ना सही सही लेना। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि जो अब्डोमिनल एरिया में टमी फैट होता है वो डायबिटीज़ पे कैसे अफेक्ट करता है, उस बारे में कुछ बताइए। ये अब्डोमिनल एरिया में टमी फैट जो है ना उसे हम विज़रल फैट बोलते हैं। विज़रल फैट मतलब क्या है? विज़रल ऑर्गन्स मतलब हमारे शरीर में किडनी रहता, लिवर रहता, इंटेस्टाइन्स रहते, वो जो पेट के अंदर जो ऑर्गन्स बोलते हैं ना उसे जो है ना विज़रल ऑर्गन्स बोलते हैं। उसके ऊपर अगर आप चर्बी आ गया तो उसे विज़रल फैट बोलते हैं। जैसा कि कुछ लोग अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करवाते हैं, वो स्कैनिंग में मालूम पड़ता है तुम्हें फैटी लिवर है। ऐसा ये फैटी लिवर या फिर इंटेस्टाइन्स पे लिवर चर्बी आना या फिर पैंक्रियास पे चर्बी आना, ये सब की वजह से क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस आता। मतलब ये डायबिटीज़ जो है ना इंसुलिन का बीमारी है। मतलब आपके शरीर में इंसुलिन रहता फिर भी क्या है ना रेसिस्टेंस रहता बॉडी में। मतलब आपके शरीर में इंसुलिन रहता पर जो इंसुलिन है वो काम करने में मुश्किल होता। उसका रीज़न क्या है? इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन तो है आपके बॉडी में पर वो सही तरीके से काम नहीं करता। ये फैट जो रहता ना विज़रल फैट, वो इंटरफियर करता है इंसुलिन काम करने में। उसके वजह से जो है ना शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहते। इसे जो है ना इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये मेन टाइप 2 डायबिटीज़ में रहता। आपको मालूम है डायबिटीज़ जो है ना दो टाइप का रहता। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ बोले तो छोटे छोटे बच्चों को आता। उसमें जो है ना इंसुलिन की कमी रहता डायरेक्ट। उसमें कोई भी गोली दिए तो फ़ायदा नहीं रहता। डायरेक्ट बाहर से जो है ना आपको इंजेक्शन देते बच्चों को, वो इंजेक्शन से जो है ना शरीर में इंसुलिन बढ़ता और आपका शुगर कंट्रोल में आ जाता। सेकेंड टाइप का जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? इंसुलिन का नहीं है। इंसुलिन का क्वांटिटी तो अच्छा रहता पर इंसुलिन रेसिस्टेंस रहता। मतलब जो इंसुलिन शरीर में है वो सही तरीके से काम नहीं करता। आपके बॉडी के अंदर विज़रल फैट है, वो इंसुलिन रेसिस्टेंस बनाता। एज के हिसाब से भी ये इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है ना बॉडी में डेवलप होता। ज़्यादा वो 20 लोगों को ये इंसुलिन रेसिस्टेंस रहता। अब कई बार हम ये देखते हैं कि फास्टिंग मील जो होता है वहाँ पे जब टेस्ट करते हैं तो शुगर नॉर्मल आती है, बट पोस्ट मील जब टेस्ट करते हैं तो शुगर एकदम से बढ़ जाती है। तो ये क्यों ऐसे वेरी होता है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। क्योंकि ये जो शुगर जो है ना ये कंटिन्यूस दिन भर सेम नहीं रहता। शुगर जो है ना चेंज होता रहता है। जैसा कि आप अभी सुबह सुबह खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिए, उसका 2 घंटे के बाद जो है ना शुगर स्पाइक होता। यूजुअली आपको ये याद रखना है कि हम जो भी खाना खाते हैं ना उसमें जो है ना 3 चीज़ें रहते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन और तीसरा लिपिड्स। ये 3 चीज़ें रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो वो जैसा कि वाइट राइस में रहता, वीट में रहता, या फिर आलू खाते उसमें स्टार्च रहता। ये पूरे जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। मेन ये इंसुलिन डेफिशिएंसी, ये डायबिटीज़, मेन आपका फोकस जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स पे रहना। ये कार्बोहाइड्रेट्स आप खा लेते, खाने के बाद जो पेट में जाता, पेट में जाने के बाद डाइजेशन हो जाता। डाइजेशन होने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना सिंपल शुगर्स में कंट्रोल होते। ये सिंपल शुगर्स के अंदर ही ग्लूकोज आता। ये ग्लूकोज आपके शरीर में बढ़ गया तो उसके वजह से आपको मेन प्रॉब्लम होता। अभी जो है ना आप खाना खाते जैसा कि मैदा खाते, ये जो है ना प्रोसेस्ड फूड्स होते। अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाए उसे डाइजेशन होने में टाइम लगता। वो छोड़ के आप जो है ना जैसा कि सिंपल शुगर्स खा लिया, मतलब डायरेक्ट ग्लूकान डी पी लिया, नहीं तो शक्कर जो है ना डायरेक्ट स्वीट्स में है वो खाना खा लिया, या फिर
प्रोसेस मतलब ऑलरेडी जो है ना बाहर से डाइजेशन हो गया होता। अगर ऐसा डाइजेशन हो गया तो जल्दी आपका शुगर बढ़ जाता। मतलब पैकेट का फूड, प्रोसेस्ड फूड, ना तो राइस को अच्छा पॉलिश कर दिया आपने, पॉलिश कर दिया तो फिर डाइजेशन होने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो आधा डाइजेशन हो गया। या फिर ऐसा चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स, मेन आपका फोकस जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स पे रहना। इसके वजह से जो है ना शुगर ये एकदम से बढ़ जाता। अगर आप जो है ना कॉम्प्लेक्स फूड लें, जैसा कि अगर आप ब्राउन राइस का है, ब्राउन राइस के ऊपर क्या है, ब्राउन मतलब उसके ऊपर शेल रहता, डाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लगता। ऐसा चीज़ें आप अगर खा लिया, या फिर रोटी, जवार की रोटी, कुछ भी मिलेट्स, वैसे चीज़ों में जो है ना डाइजेशन होके वो शुगर्स में कन्वर्ट होने में जो है ना थोड़ा टाइम लगता। वो आपके बॉडी के लिए बेनिफिट है। वो टाइम मिले तो आपका बॉडी एडजस्ट होने में टाइम मिलता, जैसे कि इंसुलिन रिलीज़ होने में टाइम मिलता आपको। यूजुअली क्या है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम है, वो बैलेंस थोड़ा हटके है आपके बॉडी में शुगर पेशेंट्स में। आप थोड़ा बॉडी को टाइम दिए तो वो अपने आप एडजस्ट करके ठीक कर लेते। इसीलिए जो है ना खाने के बाद इमीडिएटली शुगर बनता, वो नॉर्मल है। अभी दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं आप, सुबह, दोपहर, रात को। खाना खाने के बाद हर टाइम डाइजेशन होता, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है ना सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होते और आपका शुगर बढ़ता। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ओवर द टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज़ कम होने से ज़्यादा लोग, अगर किसी को डायग्नोस हो गया डायबिटीज़, तो वो कम होने की जगह बढ़ते रहता है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे वर्सन होता रहता है डायबिटीज़। तो ऐसे क्यों होता है? मतलब ऐसा होने का रीज़न क्या है कि डायबिटीज़ जो है ना स्टेबल रहने का बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ होने का मेन रीज़न है हमारे शरीर में यहाँ पे जो है ना पैंक्रियास बोल के एक ग्लैंड रहता। पैंक्रियास के अंदर से इंसुलिन बोल के हार्मोन वो ब्लड में रिलीज़ हो जाता। ये पैंक्रियास के अंदर जो है ना बीटा सेल्स बोल के रहते। वो बीटा सेल्स जो है ना आपको इंसुलिन प्रोड्यूस करने का सेल्स है। वो सेल्स जो है ना एज के हिसाब से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते रहते। वो एज के हिसाब से अब जो है ना इनिशियली जो है ना पैंक्रियास के अंदर थोड़ा पावर रहता। हम जो गोलियां देते हैं ना शुगर का, वो शुगर के गोलियों से जो है ना पैंक्रियास के अंदर से जो भी इंसुलिन बचा है वो बाहर निकलता इनिशियल स्टेजेस में। जब ये जो है ना आपका एज बढ़ता रहता और डेली आपका ग्लैंड जो है ना पैंक्रियास वर्क करता रहता, ज़्यादा वर्क करता, उसके बाद उसका भी एज हो जाता। अभी उसके अंदर से कितना भी आप टैबलेट्स, इनिशियली एक गोली डालते, उसके बाद जो है ना डॉक्टर आपको 2 गोली देता, उसके बाद 3-4 गोली देते। वो गोली लास्ट स्टेजेस में आप कितना भी गोलियां खा लो, वो पैंक्रियास के अंदर कैपेसिटी नहीं है। अभी आपको जो है ना उसके अंदर से इंसुलिन नहीं निकलता। ऐसा स्टेज में जो है ना आपको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता। धीरे धीरे जो है ना बीटा सेल्स पे जो है ना लोड पड़ता। लोड पड़ने की वजह से वो वीक होते। वीक होने के बाद इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है ना कम होता। जब प्रोडक्शन ही नहीं है, गोलियों से कोई फ़ायदा नहीं रहता। इस बार जो है ना बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। पर ये टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि वो इनिशियल स्टेजेस में ही उनका बीटा सेल्स जो है ना पूरा डैमेज हो जाता है। मतलब वो पैदा होते ही पूरा ऑटोइम्यून तरीके से पूरा डैमेज हो जाता। अभी उनको जो है ना सोल्यूशन क्या है, डायरेक्ट इंसुलिन से ही स्टार्ट होते बच्चे। अब यहाँ पे हम कई बार ये देखते हैं कि लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। किसी भी बात का बेसिक स्ट्रेस, यानी कि अगर वर्क स्ट्रेस है या घर का कोई स्ट्रेस है, तो ये तो आजकल बहुत कॉमन है कि लोग स्ट्रेस्ड आउट माइंडसेट के साथ रहते हैं। तो कई बार डायबिटीज़ पेशेंट में भी हम ये देखते हैं कि जब लोग स्ट्रेस लेते हैं तो अचानक से उनकी जो रीडिंग होती है शुगर लेवल्स की, वो एकदम हाई हो जाती है बिना कुछ खाए के। तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? डायबिटीज़ बोले तो एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। इंसुलिन जो है ना एक हार्मोन है। हार्मोन बोले तो हमारे शरीर में जो है ना ग्लैंड्स बोल के रहते हैं। जैसा कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से जो है ना थायराइड हार्मोन आता। जैसा कि पैंक्रियास में जैसे इंसुलिन आता, और ग्लूकागॉन बोल के हार्मोन रहता, और एड्रिनल ग्लैंड्स उसमें से एड्रिनलिन बोल के हार्मोन आता। कॉर्टिसोल, शरीर में जो है ना बहुत हार्मोन्स रहते। ये हार्मोन जो है ना बैलेंस रखते हैं आपके बॉडी में। स्ट्रेस के टाइम पे जो है ना यूजुअली एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता। नेचुरली जो है ना स्ट्रेस का बात है, कोई इम्पोर्टेंट सिचुएशन है, ऐसा कंटिन्यूस स्ट्रेस बॉडी में जो है ना एक्टिव मोड में रहता। ऐसा एक्टिव मोड में एनर्जी की ज़रूरत है। जैसा कि आपको शरीर में ग्लूकोज रहना, वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन है। ऐसा रहे तो ही फ़ायदा रहता है। इसलिए क्या है कि स्ट्रेस के टाइम पे जैसा कि कॉर्टिसोल एक हार्मोन रहता, एड्रिनलिन एक हार्मोन रहता, ये पूरे हार्मोन्स जो है ना पीक हो जाते हैं। ये हार्मोन की वजह से जो है ना
शरीर के अंदर लिवर के अंदर से जो है ना ग्लूकोज प्रोडक्शन ज़्यादा होता, उससे जो है ना ग्लूकोज बढ़ जाता। वो जो है ना एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको स्ट्रेस हुआ तो एनर्जी की ज़रूरत है, उसकी वजह से शुगर स्पाइक होते। पर ये डायबिटीज़ पेशेंट में क्या है, ऑलरेडी शुगर ज़्यादा है, वो स्ट्रेस की वजह से एक और ज़्यादा होता है शुगर जो है ना ब्लड में ज़्यादा रहे तो टॉक्सिक जैसा काम करता। यूजुअली शरीर में जो है ना शुगर 100-200 वैसा रहना पड़ता, पर अगर डायबिटीज़ पेशेंट में जो है ना ऑलरेडी वो बैलेंस आउट हो जाता, थोड़ा ज़्यादा रहता, और उसके ऊपर आप स्ट्रेस हो गए तो ये ज़्यादा शुगर जो है ना टॉक्सिक निकलता। जैसा कि आपको कोई पॉइज़न खा लिया, ब्लड में पॉइज़न चले गया, वो पॉइज़न से जो है ना ऑर्गन्स डैमेज होते, किडनी डैमेज होता, लिवर डैमेज होता, ऐसा हो जाता कोई भी पॉइज़न। तो शुगर भी जब ब्लड में ज़्यादा क्वांटिटीज़ बढ़ जाता, वो भी पॉइज़न जैसा काम करता। वो जो है ना आपके किडनीज़ को डैमेज करता, आइस को डैमेज करता। कई बार रीज़न डायबिटीज़ का ये होता है कि वेट गेन हो जाता है लोगों में, एंड जब वेट गेन होता है रैपिड तो डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर वेट पे कंट्रोल है लोगों का, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है वो या तो होम वर्कआउट्स करके वेट कम करने का देखते हैं या जिम जॉइन करके, तो क्या वेट लॉस करने से डायबिटीज़ पर प्रिवेंशन या कंट्रोल ला सकते हैं या नहीं? वेट लॉस करने से डायबिटीज़ पे कंट्रोल 100% ला सकते हैं, क्योंकि हम मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि बहुत ओबीस रहते, उनका बीएमआई जो है ना 40 के ऊपर रहता, मतलब ऐसा, हाँ 130 120 ऐसा पेशेंट्स है। उनको जो है ना यंग पेशेंट्स रहते, ऐसा पेशेंट्स को जो है ना प्रॉब्लम ओबिसिटी की वजह से है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से, जो विजरल फैट जो अक्यूमुलेट हो गया है ना अंदर शरीर में, उसके वजह से उनको शुगर आ रहा। अगर वो जो है ना 130 से एटलीस्ट 20 किलोस 10 किलोस वैसा भी कम हो गया तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पूरा डायबिटीज़ जो है ना स्टॉप होके उन्हें रेमिशन बोल के स्टेज में आता। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम, ये पूरे सच नहीं कि मतलब मेरा डायबिटीज़ था, सडन एक 1 ईयर में कोई डाइट ले लिया, नहीं तो कुछ कर दिया, मेरा डायबिटीज़ पूरा रिवर्स हो गया, ऐसा बोल के कोई चीज़ नहीं रहता। मेडिकली डायबिटीज़ रेमिशन बोलते हैं उसे। रेमिशन मतलब क्या है कि जैसा कि कैंसर है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, वो जो है ना उसे रेमिशन बोलते, कैंसर का क्यूर नहीं बोलते। रेमिशन मतलब जो भी बीमारी है अभी कंट्रोल में आ गया, फ्यूचर में फिर आने का चांसेस है। ऐसा नहीं कि 100% क्यूर हो गया फिर नहीं आता, वो नहीं। एक बार रेमिशन में आ गया तो फ्यूचर में आने का रिस्क है। मतलब अब वेट कम हो गया या फिर डाइट जो है ना अच्छा डाइट कर रहे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे, और वेट लॉस किया 10 किलोस, और डेली 30 मिनट्स वॉकिंग कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, आपका लाइफस्टाइल जो है ना पूरा बदल गया। एक बार बदलने के बाद जो है ना ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो अंदर है ना पूरा सेट हो जाता। वो स्टेज को जो है ना रेमिशन बोलते। मोस्ट ऑफ द पेशेंट रेमिशन में आ सकते, अगर आपके बॉडी में वो कैपेबिलिटी है तो रेमिशन में आ जाते हैं। 10 किलो कम होने के बाद या फिर 5 किलो, कभी कभी 2-3 किलो कम होने के बाद भी आपका बॉडी रेमिशन में होता। हर जने का बॉडी अलग अलग रहता। कुछ लोग जो है ना कितना भी वेट कम करो रेमिशन में नहीं आते, कुछ लोग रेमिशन में आते। रेमिशन में आना नहीं आना वो जेनेटिकली डिसाइड हो जाता। आपके बॉडी में कितना इंसुलिन है, आपका बीटा सेल्स कितना फंक्शन कर रहे हैं, आपके बॉडी में कितना विजरल फैट है, वो सब के ऊपर डिपेंडेंट रहता। यूजुअली जब डायबिटीज़ पेशेंट्स सुबह नॉर्मली टेस्ट करते हैं अपने शुगर लेवल्स चेक करने के लिए, तो जो मॉर्निंग पीरियड होता है वहाँ पे शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रीडिंग के बताते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? शुगर जो है ना एक डायनामिक कंडीशन है, मतलब वो बॉडी के अंदर खाने के बाद बढ़ जाता, खाने से पहले कम रहता, फास्टिंग में रहे तो कम रहता, ये फ्लक्चुएट होता रहता। ये अर्ली मॉर्निंग बढ़ने का रीज़न क्या है कि ऐसा बॉडी में जो है ना ऐसा बैलेंस रहता, हार्मोन्स एक साइड से रहते, आपका डाइट एक साइड से रहता। हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं आपको शुगर को, आपका डाइट भी कंट्रोल करता, आपका एक्सरसाइज भी कंट्रोल करता। शुगर जो है ना बॉडी में एक फ्यूल जैसा है। वो फ्यूल मतलब आपको बॉडी को एनर्जी देता। आपको बॉडी को जो भी एनर्जी देता ना, वो अब वो एनर्जी है, वो एनर्जी कौन यूटिलाइज़ करता आपके बॉडी में? ब्लड में पूरा शुगर है, यूटिलाइज़ कौन करता? वो इस्तेमाल करने का ऑर्गन क्या है? मजिल्स है। ये मजिल जो है ना बॉडी को वो शुगर को इस्तेमाल करके फंक्शन करते। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, वो ब्लड में जो फ्यूल है ना, वो एनर्जी वो मजिल्स ले लेते, और वो शुगर जो है ना डाउन हो जाता। और एनर्जी कहाँ मिलता? आप खाना खा लिया 2 घंटे के बाद, फिर जो है ना ब्लड में वो शुगर लेवल्स जो है ना पंप हो जाते। ये जो है ना नॉर्मल प्रोसेस है, कंटिन्यूस आपके बॉडी में होता रहता। अर्ली मॉर्निंग होने का रीज़न्स क्या है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, नाइट टाइम में जो है ना इंसुलिन लेना भूल गए, तो फिर
पूरा रात भर शुगर बढ़ता, सुबह देखे तो बढ़ के आता। सेकंड जो है ना, नाइट टाइम टैबलेट लेना भूल गए, देन सुबह के टाइम शुगर बढ़ता। ऐसा भी होता है कि नॉर्मल पेशेंट में जो है ना, नॉर्मली भी सुबह के टाइम ये बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन, ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, कॉर्टिसोल, वो हार्मोन्स रिलीज़ होते, वो हार्मोन्स की वजह से भी शुगर नॉर्मली फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, वैसा भी शुगर बढ़ जाता। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर आप डॉक्टर्स HbA1c टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर दैन फोकसिंग ऑन डेली शुगर लेवल्स के जो टेस्ट होते हैं उस पर फोकस करने से ज़्यादा आप लोग HbA1c पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? सी HbA1c बोले तो HbA1c एक टाइप का टेस्ट है, आपके बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड रहता, हीमोग्लोबिन बोल के मालूम होता है, कुछ लोगों को HB बोलते हैं उसे, हीमोग्लोबिन, अनीमिया आ गया, हीमोग्लोबिन की कमी है बोलते ना, उसमें एक पार्ट है HbA1c बोले तो। HbA1c बोले तो क्या है कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर है ना, आप जो भी खाना खाते हैं, ये 3 महीने से रोज़ आपके ब्लड में टॉक्सिन, ये शुगर जो है ना बढ़ रहा, ये पॉइजन जैसा, ये शुगर जो है ना जाके आपका हीमोग्लोबिन को डैमेज कर देता। वो कितना हीमोग्लोबिन को डैमेज किया उसके हिसाब से मालूम पड़ता। वो हीमोग्लोबिन जो है ना आपके बॉडी में 3 महीने रहता, वो रेड ब्लड सेल्स जो है ना आपके शरीर में 3 महीने ज़िंदा रहते। वो 3 महीने वो सेल को कितना डैमेज हुआ चेक करते हैं हम। वो 3 महीने में वो सेल को बहुत डैमेज हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि 3 महीने से आपके ब्लड में ये शुगर का फ्लक्चुएशन हो। HbA1c करने का रीज़न क्या है कि शुगर क्या है, शुगर कांस्टेंट नहीं रहता, कभी ऊपर निकलता, कभी नीचे निकलता। एक पेशेंट शुगर पेशेंट है, अभी इमीडिएटली चेक करें तो उसको 120 130 आ रहा, देख के समझ जाता है कि मेरा शुगर अच्छा कंट्रोल में है, मैं दवा भी बंद कर सकता हूँ, ऐसा सोचते। पर नॉर्मल ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि उसको अभी सुबह सुबह बिना खाने का 130 आ रहा, या फिर शाम के टाइम पे उन्होंने ज़्यादा खाना खा लिया, समोसा खा लिया या फिर मैदा का कुछ खा लिया, शुगर इमीडिएटली बढ़ जाता। ये क्या है कि सुबह 100 था, दोपहर को 300 हो गया, रात को 400 हो गया, वो सुबह का रीडिंग को देख के समझ जाता है कि मेरा शुगर अच्छा कंट्रोल में है। ऐसा नहीं रहना, सिर्फ दोपहर में भी शुगर बढ़ता, रात को भी शुगर बढ़ता, ये 24 आवर्स आपके नींद में भी कभी कभी शुगर बढ़ जाता। आप जो है ना कंटिन्यूस मॉनिटर नहीं करते शुगर को, इसीलिए जो है ना HbA1c इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। वो जो है ना आपके ब्लड में जो है ना कितना डैमेज हो रहा उससे कैलकुलेट करता, वो भी 1 महीने का नहीं, 3 महीने का। उससे डॉक्टर को एक आइडिया हो जाता है कि शुगर ये 3 महीने से अच्छा कंट्रोल में नहीं। आप जब डॉक्टर के कैबिन में आते, चेक करे को 100 रहता, आपका HbA1c देखे तो 10 रहता। इसका मतलब क्या है कि आपने घर में स्वीट्स खा लिया या फिर हाई हाई कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर दिया, वो पूरा जो है ना हमें वो एक HbA1c रीडिंग में मालूम पड़ जाता। और HbA1c रीडिंग जो है ना नॉर्मल आपको जो है ना 7 के नीचे मेंटेन करे तो अच्छा रहता। डायबिटीज़ जो है वो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि किडनीज, ईयर्स या आइज़, स्पेशली ये ऐसे ऑर्गन्स पे कैसे अफेक्ट करता है, आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। जैसा कि मैं बोला कि शुगर भी जो है ना एक पॉइज़न जैसा काम करता, वो हमारे ब्लड जो है ना हर आर्गन को सप्लाई करता, मतलब हार्ट को भी ब्लड सप्लाई रहता और किडनीज को भी ब्लड सप्लाई रहता, आंखों को भी ब्लड सप्लाई रहता। ये जो है ना ब्लड से ही हमें एनर्जी मिलता, ये एनर्जी पूरा जो है ना वो एरियाज़ पे कैसे जाता, छोटे छोटे ब्लड वेजल्स रहते, वो ब्लड वेजल्स की वजह से हमें वहाँ पे एनर्जी पहुँचता। अगर वो ब्लड में ही हमें ज़्यादा टॉक्सिन्स है, देन क्या हो जाता है कि वो किडनियों को डैमेज करते, आंखों को डैमेज करते और न्यूरोपैथी, रगों का भी डैमेज हो जाता। वो पूरा जो है ना हमें रेगुलर चेकअप पे रहना पड़ता। आप डॉक्टर्स यूजुअली डायबिटीज़ जिन पेशेंट्स को है उनको वॉकिंग सजेस्ट करते हैं, तो वॉकिंग का डायबिटीज़ से क्या रिलेशनशिप है खाने के बाद स्पेशली, उस बारे में हमें कुछ बताइए। वॉकिंग से क्या होता है कि वॉकिंग बोले तो क्या है कि आपका मजिल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ऐसा हो जाता है, मतलब आपका मजिल्स जो है ना काम कर रहे, मजिल्स काम करके क्या करते, वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर देते, मतलब आपके शरीर में जो है ना ब्लड में पूरा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मेन रीज़न क्या है शरीर में रहने का, वो एनर्जी देता है हमें। वो ग्लूकोज को जो है ना ये मजिल्स इस्तेमाल कर लेते, वो इस्तेमाल करें तो क्या होता है कि शुगर डाउन हो जाता, और वो इमीडिएटली खाना खाने के बाद आप वॉकिंग करें तो वो मजिल्स ऐसा बेनिफिट कर देते। और इसके ऊपर क्या है कि इंटरनली दूसरे चेंजेस भी आ जाते, जैसा कि आपका फ़ैट है शरीर में, विजरल फैट है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता, और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम होना। शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट्स रहते हैं और लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट्स रहते हैं। इमीडिएटली क्या होता है कि शुगर डाउन हो जाता, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको
ये विज़रल फैट, ये पूरा वेट लॉस, ये पूरा कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की फ़ायदा होता है आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि जो शुगर स्पाइक्स होती है वो इतना क्यों मैटर करती है स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स में, उस बारे में हमें कुछ बताइए। शुगर जो है ना एक पॉइज़न जैसा है। लिमिट्स में रहे तो अच्छा है, 100-200 ऐसा लेवल्स ब्लड में रहे तो अच्छा है, पर अगर ज़्यादा हो गया तो वो ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू करता। किडनी के अंदर फ़िल्टर की चीज़ों को डैमेज कर देता, आँखों के अंदर रेटिना को डैमेज करता। ये जो है ना एक टॉक्सिन जैसा वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता, और इसकी वजह से क्या है कि ब्लड वेजल्स में भी डैमेज हो जाता। जैसा कि हार्ट को जो है ना ब्लड सप्लाई रहता, करोनरी आर्टरीज बोल के, वो जो है ना हार्ट के लिए हेल्प करते ब्लड सप्लाई। हार्ट एक ऑर्गन है, उसको भी एनर्जी होना पड़ता, उसके लिए जो है ना वो सप्लाई रहता। वो सप्लाई के अंदर ये जाके क्या करता है कि आर्टरीज को डैमेज करता। जैसे आर्टरीज को डैमेज करे तो उसके बाद जो है ना कोलेस्ट्रॉल आके उसके वहाँ पे चिपक जाता। कोलेस्ट्रॉल आने के बाद जो है ना धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता वो, धीरे धीरे जो है ना वो भी हार्ट अटैक में भी चले जाता। ये जो है ना ये ग्लूकोज हर बॉडी आर्गन में जाके वो सेटल होके प्रॉब्लम करवाता। मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्लड वेजल को प्रॉब्लम करता। अब ये ब्लड वेजल हर चीज़ में रहते बॉडी में, और हर जगह प्रॉब्लम आता। अब कई सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स में ग्रुप ऑफ पीपल एक ऐसा होता है जहाँ पे कुछ पेशेंट्स को अर्ली इंसुलिन्स आप लोग रिकमेंड करते हैं, तो ये अर्ली इंसुलिन्स क्यों इन्हें लेना ज़रूरी होता है? बिकॉज इंसुलिन्स का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप लोग बताते हैं कि पोस्ट मील या प्री मील आपको लेना है, फास्ट में रहना है, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ पेशेंट्स में आप लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि इंसुलिन जल्दी ले लेना है? इंसुलिन जो है ना हमारे शरीर में नॉर्मल इंटरनल हार्मोन है, वो आपके शरीर में बचपन से रहता है। कि जैसा कि पैंक्रियास बचपन से रहता है, वो पैंक्रियास जो है ना इंसुलिन बोल के हार्मोन को रिलीज़ कर देता है। ये बचपन से आपके साथ रहता है, इंसुलिन आपके शरीर के अंदर रहता है। आपके अंदर जो इंसुलिन है वो काम करना बंद कर देता है। मतलब क्या है, वो इंसुलिन है आपके शरीर में, पर वो काम नहीं कर रहा, जैसा काम करना वैसा काम नहीं कर रहा। तब क्या करते हैं कि हम बाहर से थोड़ा और एक्स्ट्रा इंसुलिन देते, जैसा कि गोलियां डाले तो गोलियों की वजह से इंसुलिन बढ़ता, या फिर हम डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन देते, उससे भी इंसुलिन बढ़ता। ऐसा नहीं कि आपको इंसुलिन हम दे रहे, जो इंसुलिन हम बाहर से दे रहे हैं और जो इंसुलिन आपके शरीर के अंदर है, दोनों काम करते हैं हमेशा। आपके अंदर एक 50 पॉइंट्स इंसुलिन है, हम ये बाहर से एक 30 पॉइंट्स रहते हैं, दोनों मिला के आपके शुगर को कंट्रोल करते। मतलब बैलेंस रहता हमेशा, आपका शरीर भी काम करता रहता, हम जो दवाइयाँ देते हैं वो इंसुलिन है, दोनों मिलके आपको शुगर को कंट्रोल में लाते। जब आपका शरीर का अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके शरीर के अंदर वो पैंक्रियास जो है ना वीक हो जाता, वो इंसुलिन बनाना ही बंद करता, या फिर आपके अंदर ये फैट अक्यूमुलेट होके जो भी इंसुलिन बन रहा है वो काफ़ी नहीं है हो रहा, आपके शरीर के अंदर डेफिशिएंसी है, इंसुलिन है पर वो आपके बॉडी के लिए काफ़ी नहीं हो रहा। ऐसा सिचुएशन को जो है ना हम सपोर्ट करते, सपोर्ट जो है ना गोलियों के करने से कोशिश करते। अगर गोलियों से भी नहीं हो रहा देन इंसुलिन एडवाइस करते। अब कई सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो बाहर से तो हेल्दी नज़र आते हैं, बट स्टिल कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो अंदर ही अंदर डेवलप होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बाहर से वो नॉर्मल दिखते हैं बट येट स्टिल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं उनकी बॉडी में? बाहर से नॉर्मल दिखना मतलब हमें इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन या फिर फैट वो सब अंदर के चीज़ें है। बाहर से जो है ना दिखने में थिन रहते हैं, पर वो थिन जो है ना वो उसका बॉडी वेट 100 है तो उसमें 90 केजेस फैट ही रहे तो प्रॉब्लम होता मुझे। जो विज़रल फैट बोलते हैं ना वो पूरा बॉडी थिन रहता, पर जो पेट देखे तो पेट बाहर आता। वो पेट में जो फैट दिख रहा ना वो फैट आपके ऑर्गन्स के ऊपर कवर होता, वो फैट से हमें प्रॉब्लम है। अगर वो फैट निकाल दिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहता। वो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी वो जो होता ना उसकी वजह से ही हमें इंसुलिन रेसिस्टेंस आता और शुगर बढ़ता। मेन पूरा वेट देखने के बजाय हम सिर्फ अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखें तो भी ज़्यादा फ़ायदा होता। जैसा कि ये अम्बलिकस मतलब ये सेंटर पे हम सर्कमफ्रेंस लिया तो अगर 90 सेंटीमीटर्स के ऊपर है आपका बेल्ट ऐसा देखे तो जन आपको जो है ना शुगर आने का चांसेस बहुत बढ़ते। ये पूरा जो है ना दिखने में नहीं, हमको जो है ना मेन फोकस पेट को देखना, पेट बड़ा है छोटा है। अगर पेट बढ़ रहा मतलब शुगर आने का चांसेस है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल अगर हम कंट्रोल करें
तो क्या इसका असर डायबिटीज़ पे पड़ता है? एंड डायबिटीज़ में स्पेशली ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने से क्या उसे भी कंट्रोल में लाया जा सकता है या नहीं? डायबिटीज़ बोले तो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। हमें जो है ना एंड ऑफ द डे वो जो अंदर डैमेज हो रहा है ना उसे कंट्रोल करना। सिर्फ आप शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे चीज़ें नहीं देख रहे। मतलब आप दूसरे बीमारी शुगर के साथ हमेशा जो है ना पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल भी रहता, बीपी भी रहता। बीपी की वजह से भी ये आर्टरीज जो है ना डैमेज होते हैं। ब्लड वेजल्स वो पाइप्स रहते हैं, हमें हमारे शरीर के अंदर पूरे छोटे 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 पाइप्स रहते हैं। वो पाइप्स के अंदर ब्लड जाता रहता, वो खून जाता रहता वो पाइप्स के अंदर खून दौड़ता रहता। वो पाइप्स में जो अगर शुगर बढ़ गया तो वो पाइप डैमेज हो जाता। वही एक रीज़न है। सेकंड जो है ना वो पाइप्स के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा है, वो प्रेशर की वजह से भी पाइप डैमेज होता, मतलब ब्लड वेसल डैमेज हो जाता। और कोलेस्ट्रॉल है, ये वो चर्बी है, वो पूरा अंदर जम जाने की वजह से भी वो पाइप्स जो है ना ब्लॉक हो जाते। इसीलिए जो है ना सिर्फ ग्लूकोज का फोकस नहीं, हमें हर चीज़ का फोकस रखना, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल भी कम रखना और जो प्रेशर भी कम रखना। ये तीनों कम रह के तो लॉन्ग टर्म में जो है ना वो बेनिफिट्स आते हैं। नहीं तो क्या है ना, ये कार्डियक प्रॉब्लम आने का, ये दूसरे हार्ट अटैक आने का, ये पूरा चांसेस जो है ना बहुत बढ़ जाते हैं, 2 से 3 टाइम बढ़ जाते हैं आपको। अब सबसे आखिर में डॉक्टर साहब ये सवाल आता है कि डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें होती है? पहला, शुगर को कम्प्लीटली अवॉइड करना, या दूसरा कंप्लीट जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स है उसे कवर करना। तो दोनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है डायबिटीज़ को कंट्रोल करना? डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों को कंट्रोल करना। ऐसा नहीं कि हमेशा स्वीट्स खाए तो भी शुगर बढ़ता, नहीं तो 1 किलो राइस खाए तो भी शुगर बढ़ता। अभी आप राइस खाए या फिर चपाती खाए या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिए, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट खाए तो शुगर इमीडिएटली बढ़ता, दूसरा टाइप का कार्बोहाइड्रेट खाए तो शुगर धीरे धीरे बढ़ता। पर क्या है कि क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है। मतलब स्वीट कभी कभी एक स्वीट खा लिया है कुछ नहीं होता, रोज़ स्वीट खा रहे हो देन प्रॉब्लम होता। कभी कभी राइस खाया कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, रोज़ 1 किलो राइस खा रहे हैं तो प्रॉब्लम होता। ये क्या है कि क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है। आप 1 किलो राइस अंदर डाल दिए, बिरयानी खा लिया आधा किलो, वो आधा किलो बिरयानी डाइजेशन होकर आधा किलो शुगर आ गया ब्लड में। वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता। अब थोड़ा थोड़ा बिरयानी खा रहे, टाइम भी दिया तो बॉडी को एडजस्ट हो जाता। बॉडी को जो है ना थोड़ा टाइम देना आपको और थोड़ा एक्सरसाइज करना। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे, एंड इतने अहम टॉपिक पर आपने डिस्कस किया एंड ये सिंपल तरीके से आपने समझाया कि डायबिटीज़ हमारी बॉडी पर कैसे असर होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। तो नाजरीन, आज हमने डॉक्टर साहब से ये जाना कि डायबिटीज़ कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में। इम्पॉर्टेंट रोल ही नहीं बल्कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में होते हैं, कैसे वो दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है, और साथ ही साथ आपके बॉडी पे क्या कॉम्प्लिकेशंस छोड़ते हैं। बाहर से तो आपकी बॉडी नॉर्मली लगेगी, पर जब अंदर जो विजरल फैट प्रोड्यूस होता है उस वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये भी हमने सिंपल और बहुत ही ईजीली डॉक्टर साहब ने हमें एक्सप्लेन किया आज के एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।